गुड मॉर्निंग। ये क्लास 12th के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल क्लास 12th में टेस्ट दिया था, ठीक है। कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया? 30 लोगों ने अटेम्प्ट किया टेस्ट, ठीक है। बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन 30 लोगों ने अटेम्प्ट किया। मैं एक डिस्कशन रखूंगा टेस्ट में, जो भी क्वेश्चन आए थे, जो भी प्रॉब्लम हुआ होगा तुमको, उसका एक डिस्कशन रखा जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली देखते हैं। आज तो पता नहीं आज हो पाएगा नहीं, कल कर दूंगा। अगर कल आज नहीं हो पाएगा तो कल मोस्ट प्रोबेबली क्या करते हैं, एक डिस्कशन रख देंगे ये टेस्ट का, इससे आपको अपने डाउट के बारे में पता चल जाएगा। अच्छा, क्या पढ़ा रहे थे? तो पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अभी तक क्या क्या बता दिया है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स में तुमको ये बता दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी गिवन एरिया में से, ठीक है, किसी भी गिवन एरिया में से कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस नॉर्मली क्रॉस करने वाले हैं उस एरिया को, उसका जो मेजर होता है उसको हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला था। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करने का हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला देखा था, फ्लक्स इक्वल्स टू E A cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एरिया इनटू cos थीटा, सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, या सिंपल सा क्या आया था, E वेक्टर डॉट A वेक्टर को ही हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला था। कभी-कभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट हो, उसकी कोई गारंटी तो है नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो के कारण जो फ्लक्स लिखेंगे उसमें हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एक छोटे से स्मॉल एरिया के पहले फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे dA एरिया के लिए, फिर इसको प्रॉपर लिमिट्स में इंटीग्रेट कर देंगे। तो फ्लक्स का आप क्या करना है, ये डेफिनेशन याद रखना, फ्लक्स इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA। अब ये क्लोज इंटीग्रेशन क्या होता है इसे बाद में समझेंगे, अभी बस इतना समझ लो कि पूरा सरफेस में अपने को क्या करना है, इंटीग्रेट करना होता है। तो E वेक्टर डॉट dA वेक्टर को जो इंटीग्रेशन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स बोलेंगे। ये डेफिनेशन अपने को याद रखना है। फिर और क्या बताया था, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, सबसे पहला क्वेश्चन E वेक्टर डॉट A वेक्टर वाला होगा। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन, अब जिसका डायरेक्शन आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, अगर रेक्टेंगल टाइप का एरिया है तो वैसा लिखना पड़ता है, दोनों साइड्स का क्रॉस करना पड़ता है, ऐसा कुछ बताया था। या अगर आपको पता है, जैसे मैंने बताया था कि एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड तो बचपन से सीख के आ रहे थे कि भाई एरिया वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करना है। डायरेक्शन के क्या करोगे, अगर दो तरह का एरिया होगा, ओपन एरिया और क्लोज्ड एरिया। अगर ओपन एरिया है तो जो भी प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। और अगर क्लोज्ड एरिया है तो क्लोज एरिया में हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड को ही क्या करेंगे, हम अपना एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अज्यूम करेंगे। तो इतना कुछ मैंने क्या किया था, इसमें कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स कराए हैं। स्टार्टिंग में जो न्यूमेरिकल्स कराए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको फ्लक्स किस तरह से फाइंड आउट कर रहे हैं वो समझ में आएगा। आज क्या करेंगे, उसी फ्लक्स को आगे बढ़ाएंगे, फ्लक्स को आगे सीखना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे क्या करना है अपने को, गॉसेस थ्योरम क्या करेंगे, डिफाइन करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब गॉसेस थ्योरम स्टार्ट करने के लिए आज ऐसा समझो कि आज क्या पढ़ा रहे हैं, तो गॉसेस थ्योरम ही पढ़ाने वाले हैं। तो मतलब जो मैं स्टार्ट करूंगा वो एक्चुअली क्या करेगा, अल्टीमेटली गॉसेस थ्योरम को ही लिंक करेगा। अब गॉसेस थ्योरम जो होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, या मैं बोलूं जैसे कभी-कभी क्वेश्चन पूछते हैं स्कूल के वाइवा में, कॉलेज के वाइवा में कि व्हिच वन इज द मोर फंडामेंटल थ्योरम, व्हिच वन इज द मोर फंडामेंटल, इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ इज मोर फंडामेंटल और गॉसेस थ्योरम इज मोर फंडामेंटल। तो इसका आंसर होता है गॉसेस थ्योरम जो होगा वो ज्यादा फंडामेंटल है। अब गॉसेस थ्योरम से क्या करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ऐसे एग्जाम में पूछते हैं। अब आपके मन में डाउट आएगा, सर अगर गॉसेस थ्योरम ज्यादा फंडामेंटल है तो आपने पहले मुझे न्यूटन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलम्ब का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉ क्यों पढ़ाया, क्योंकि उस तरह से चैप्टर हमारा डिजाइन है जिसे हम क्या कर सके, आपको समझा सके। अगर स्टार्टिंग से ही गॉसियन सरफेस गॉसियन थ्योरम में आपको सिखाना स्टार्ट कर दे तो आपको कुछ भी चैप्टर में नहीं समझ में आता। इसलिए हमने क्या किया है, पहले तुम्हें फोर्स फील्ड के बारे में समझाया, अब क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस के बारे में समझाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन याद रखना, कभी भी अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हिच वन इज द मोर फंडामेंटल, तो गॉसियन थ्योरम जो होगा वो ज्यादा फंडामेंटल लॉ है या स्टेटमेंट है। तो हमें आज क्या पढ़ना है, हमें आज पढ़ना है गॉसियन थ्योरम। गॉस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर ये थ्योरम है, गॉसेस थ्योरम। अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए क्या बोलते हैं,
कि मान लो मेरे पास एक क्यू चार्ज है, मेरे पास एक क्यू चार्ज है और इस क्यू चार्ज को मैंने क्या किया है, एक स्फीयर के सेंटर में रख दिया है। ठीक है, मेरे पास एक क्यू चार्ज था और मैंने क्यू चार्ज को क्या किया है, स्फीयर के सेंटर में रख दिया है। मान लेते हैं ये जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस कितना है, r। ठीक है, स्फीयर का रेडियस है r और मैंने इसके सेंटर में क्या कर दिया, क्यू चार्ज रख दिया। अब अगर आपको पता है या जनरली हमें पता ही होता है, r डिस्टेंस यहाँ पे चले जाओ, r डिस्टेंस यहाँ पे चले जाओ, r डिस्टेंस यहाँ पे, r डिस्टेंस यहाँ पे, पूरे स्फीयर में आप r डिस्टेंस कहीं पे भी चले जाओ सेंटर से, हर पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू आपको सेम मिलेगा क्या। जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे आपने फील्ड कैलकुलेट किया तो पॉइंट चार्ज के कारण r सेपरेशन पे फील्ड का वैल्यू कितना होता है, kq/r² होता है। तो तुम किसी भी r सेपरेशन पर चले जाओगे सेंटर से, हर पॉइंट पर फील्ड का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा क्या। और हम क्या जानते हैं कि ये जो फील्ड होता है, ये जो फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड इस तरह का होता है। तो जो E वेक्टर है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो मैग्नीट्यूड क्या लिखते हैं, पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी r सेपरेशन पर जब फील्ड का वैल्यू लिखना होता है तो kq/r² लिखते हैं क्या। अभी क्या करते हैं, यहां पर एक छोटा सा एरिया अज्यूम करते हैं, जहां पर सरफेस पे क्या करते हैं, एक छोटा सा एरिया अज्यूम कर रहे हैं इस तरह से। अब ये जो एरिया है वो सरफेस पे, इसका एरिया वेक्टर अगर बनाओगे तो इसका एरिया वेक्टर भी क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड होगा क्या। मतलब ये जो एरिया वेक्टर होगा a कैप, इसका डायरेक्शन भी नॉर्मली आउटवर्ड है। और अगर मैं बोलूं कि मुझे इस छोटे से एरिया का अगर मैग्नीट्यूड लिखना होता तो मैं क्या लिख सकता था, ये एरिया वेक्टर जो है इसका छोटा सा मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं, dA लिख सकते हैं। और डायरेक्शन के लिए dA कैप लिख दो, डायरेक्शन के लिए क्या लिख दो, dA कैप, ऐसा लिखा जा सकता है। अच्छा, अब क्या करते हैं ना, इस छोटे से dA एरिया में, ये जो छोटा सा मैंने ब्लू से एरिया दिखाया है, इसमें कितना फ्लक्स लिंक होगा वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं d5 का मतलब हो गया ये जो छोटा सा एरिया मैंने dA का बनाया है यहाँ पर, इसमें कितना फ्लक्स लिंक हुआ। तो मैं d5 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, छोटा सा जो फ्लक्स इस एरिया से लिंक होगा इसके सरफेस में, स्फीयर के सरफेस में एक छोटा सा एरिया अज्यूम कर लिया dA, और उस dA एरिया में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा अगर मुझे वो जानना है तो d5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर लिख सकता हूँ। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो dA वेक्टर जो है वो भी नॉर्मली आउटवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी नॉर्मली आउटवर्ड है। अगर दोनों नॉर्मली आउटवर्ड है मतलब दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा क्या। अगर दोनों के बीच का एंगल है 0 डिग्री, इसका मतलब है d5 को ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, d5 equals to E dr cos 0। अब ये cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 1 होता है। इसका मतलब जो d5 आ रहा है वो सिंपली ऑफ E टाइम्स ऑफ dA आ जाएगा क्या। जो मेरे पास छोटा सा फ्लक्स उस एरिया से लिंक होगा वो सिंपली कितना आ जाएगा, E टाइम्स ऑफ dA हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं ना कि इस पूरे स्फीयर में से कितना फ्लक्स लिंक हुआ है, मैं ये जानना चाहता हूं। मैंने अभी क्या कर लिया, ये जो dA एरिया था उसमें कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, तो उसमें फ्लक्स लिंक हो रहा है E dA का। अब मैं चाहता हूं कि पूरा जो मेरे पास स्फीयर है उसमें से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है। तो अगर मुझे लिखना होता टोटल फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल एरिया, ये जो स्फेरिकल एरिया है अगर इसमें से मुझे टोटल फ्लक्स लिखना होता तो मैं क्या कर देता, इंटीग्रेशन करता क्या d5 का। जितने भी छोटे छोटे फ्लक्स के मेरे पास यूनिट्स होते हैं सबको अगर मैं ऐड कर दूंगा तो स्फीयर के कारण मुझे नेट फ्लक्स मिल जाएगा। तो d5 इक्वल्स टू आ जाएगा इंटीग्रेशन टाइम्स ऑफ E dA। ठीक है, अच्छा d5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, d5 का इंटीग्रेशन करोगे तो फ्लक्स 5 हो जाएगा। E कांस्टेंट है क्या, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप एरिया यहाँ पे लो, एरिया यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, कहीं पे भी एरिया लोगे E का वैल्यू kq/r² है, तो E के प्लेस में रख देते हैं kq/r² और उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर dA आ गया क्या। अब इंटीग्रेशन ऑफ dA का मतलब क्या है कि जितने भी छोटे छोटे यहाँ पे आपने जैसे फुटबॉल अगर आपने देखा होगा तो फुटबॉल में पैचेस होते हैं,
फुटबॉल का जो डिजाइन होता है उसमें पैचेस होते हैं क्या, तो वैसे वैसे मैंने पैचेस अज्यूम कर लिया, बहुत छोटे छोटे पैचेस है। फुटबॉल वाले पैचेस तो फिर भी आपको दिखते हैं, इसमें ये जो एरिया के पैचेस हैं वो आपको नहीं दिख रहे, वो ना नेग्लिजिबल है। लेकिन उन सारे डीए सारे सरफेस के एरियाज को अगर आप ऐड करते जाओगे, जितने भी पैचेस थे फुटबॉल वाले, फुटबॉल का सरफेस अगर देखा हो तो उसमें इस तरह से पैचेस होते हैं, कुछ पेंटागन हेक्सागन शेप का होता है, उन सब का एरिया, उन सारे पैचेस का एरिया अगर आप ऐड कर दोगे तो पूरा उसका कर्व्ड एरिया मिल जाएगा क्या। तो यहाँ पर स्फीयर का जो कर्व्ड एरिया होता है इंटीग्रेशन डीए में स्फीयर का कर्व्ड एरिया लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0 से 4 पाई r स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है क्या। तो जो टोटल फ्लक्स आएगा ना, टोटल फ्लक्स होता है k का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k का मतलब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय ये r का स्क्वायर है, q डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो कितना आ जाएगा 4 पाई r का स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा क्या। अब अगर आप ध्यान से देखो तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल होने वाले टर्म क्या क्या हमारे पास 4 पाई से 4 पाई मतलब 4 पाई r स्क्वायर इधर भी दिख रहा है मेरे को डिनोमिनेटर में, और 4 पाई r स्क्वायर मेरे को न्यूमरेटर में भी दिख रहा था। इसका मतलब जो फ्लक्स आएगा सिंपलीफाई करने पर वो q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा, हाँ या ना। हमने क्या किया, हमने एक स्फेरिकल एरिया में से कितना फ्लक्स लिंक होगा ये मैंने फाइंड आउट कर लिया है, और उसका वैल्यू कितना आ रहा है, उसका वैल्यू आ रहा है q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट का मेरे पास फ्लक्स का वैल्यू आ चुका है। अच्छा, अब अगर ये डायग्राम और ये डेरिवेशन तुमने ध्यान से देख लिया है, देखो मैंने कुछ नया नहीं किया, जो तुमको पहले पढ़ाया है ना d/e.da उसी को यूज कर लिया, दोनों एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल देख लिया और इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने इसके कारण फ्लक्स निकाला था, अगर मुझे पूरे स्फीयर के कारण जानना पड़ेगा तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और ऐसा मैंने आपको एक डिस्क वाले प्रॉब्लम में बताया भी था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है, तब हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन का मेथड लेते हैं। जनरली हम क्या करते हैं स्मॉल एरिया में फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे और प्रॉपर लिमिट्स में जब इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरे एरिया का तुम्हें क्या मिल जाएगा, फ्लक्स का वैल्यू मिल जाएगा। अब यहाँ पर भी आपको मैंने क्या कराया है, वैसे ही सॉल्व कराया है, छोटे से एरिया डीए में मैंने कैलकुलेट किया और उसको प्रॉपर लिमिट्स में इंटीग्रेट कर दिया। सॉल्व करने के बाद इस पूरे स्फीयर में से जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट का हो रहा है क्या। अच्छा, अब इसमें एक मजेदार बात आई है, क्या आई है सर मजेदार, आपको क्या लग रहा है इसमें बहुत इंटरेस्टिंग। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं पर भी रेडियस का डिपेंडेंस आया क्या फ्लक्स पर, फ्लक्स आ गया q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। q का मतलब क्या था, जो अंदर में सेंटर में चार्ज रखा गया था वो q है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। तो मैंने अगर r रेडियस का स्फीयर लिया और मैं उसमें से पूछूं कि कितना फ्लक्स इसमें से बाहर निकलने वाला है, जैसे ये मैंने r रेडियस का लिया था और मैंने आपसे पूछा कि कितना फ्लक्स इसके सरफेस से लिंक होगा, तो आंसर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। मान लो मैं बोलता कि मेरे पास जो रेडियस है वो r में रह के अगर ट्वाइस ऑफ r का है, हमने जो स्फीयर अज्यूम किया वो r रेडियस का नहीं मानते, अगर 2r रेडियस का मानते, और मैं बोलता ये जो 2r रेडियस का स्फीयर है आउटर वाला, उसमें से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है वो बताओ, तो उसका आंसर भी q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता क्या। आप सॉल्व करके देखना, आप जब सॉल्व करके देखोगे तो यहाँ पे डीए इंटीग्रेशन करोगे ना तो वहां पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। और अगर मैं r क्यों या 2r क्यों, अगर मैं r/2 कर दूं, तो अगर मैं r/2 कर दूं, मान लो इसका रेडियस है r/2, तो इसमें से भी कितना फ्लक्स लिंक होगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं कि ये मेरा फर्स्ट एरिया है जिसका रेडियस r/2 था, ये सेकंड एरिया और थर्ड एरिया, तो इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस सारे स्फीयर में से एक अमाउंट का फ्लक्स लिंक होगा क्या। अब फ्लक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इसका मतलब ये फर्स्ट वाले एरिया को जितने फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे, ऐसा समझ लो कि बीच में एक बल्ब रखा है और बल्ब से लाइट के रेज हर जगह जा रहे हैं, तो जितने लाइट के रेज इस फर्स्ट वाले एरिया को क्रॉस करेंगे उतने ही लाइट के रेज सेकंड वाले एरिया को भी क्रॉस करेंगे, उतने ही लाइट के रेज थर्ड वाले एरिया को भी क्रॉस करेंगे क्या। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि अगर एक स्फीयर है और स्फीयर के सेंटर में q चार्ज रख दिया गया है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ r सारे सरफेसेस में, सारे स्फेरिकल सरफेसेस में जो फ्लक्स लिंक होगा वो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा क्या। इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं क्या कि इस q के कारण जो इन सरफेसेस से फ्लक्स लिंक हो रहा है
वो इंडिपेंडेंट ऑफ शेप है। तुम r रेडियस का लो तब भी वही फ्लक्स लिंक हुआ, r/2 रेडियस का लो तब भी वही फ्लक्स लिंक होगा, ट्वाइस ऑफ r का लो, 4r का लो, 5r का लो, जितना बड़ा रेडियस लेना उतना ले लो, फ्लक्स जो लिंक होगा वो सब में q/ε0 का होगा क्या। अब मान लो थोड़ा ट्विस्ट लो इसमें, ट्विस्ट कैसे लाएंगे, मान लो ऐसा बोला जाए कि अपन जो एरिया ले रहे हैं, अब जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि r/2 में भी कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है या कितने फ्लक्स फील्ड लाइंस बाहर निकल रहे हैं, q/ε0 के नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बाहर निकले, इसको भी कितने फील्ड लाइंस क्रॉस किए q/ε0, और बाहर रेड वाले को भी कितना क्रॉस कर रहे हैं q/ε0। मान लो मैं बोल रहा हूं कि ये जो शेप है इसका शेप अगर मैं ऐसा नहीं मान के, अगर मैं कोई आर्बिट्रेरी शेप ले लेता इस तरह का, ठीक है, ये अगर कोई मैंने आर्बिट्रेरी शेप ले लिया होता, ये मैंने जो ब्लू से बनाया है, ब्लू दिख रहा है क्या तुमको, ये मैंने अगर कोई आर्बिट्रेरी शेप ब्लू से बना दिया और मैं आपसे पूछता कि ये जो ब्लू वाला सरफेस है उसमें से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है आपको बताओ, तो अभी भी आपका आंसर क्या होता है, q/ε0 होता क्या। लॉजिकल है ना, सोचो तो, अगर ये रेडियस के इंडिपेंडेंट है इसका मतलब ये शेप के इंडिपेंडेंट है क्या। वो किसी भी शेप का क्लोज सरफेस अगर ले लिया जाए और उसके सेंटर पे q अमाउंट का चार्ज रख दिया जाए तो जो फ्लक्स लिंक होगा वो q/ε0 का होगा क्या। ये पूरा डेरिवेशन नोट करना है, ये जो कहानी बताई है वो लिखना है और एक नोट पॉइंट लिखोगे। नोट पॉइंट क्या लिखना है कि किसी भी शेप का एक क्लोज्ड एरिया के अंदर, किसी भी शेप के एक क्लोज्ड एरिया के अंदर या क्लोज्ड एरिया के सेंटर पर अगर q चार्ज रख दिया जाए, ये नोट करके लिखना है, किसी भी शेप के क्लोज्ड एरिया के अंदर अगर एक q चार्ज रख दिया जाए तो उस q चार्ज के कारण सरफेस से जो फ्लक्स लिंक्ड होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया होता है, जिसका वैल्यू क्या है, q/ε0 है। बात समझ में आ रहा है क्या। लॉजिकली आपको समझना पड़ेगा। देखो हमने स्टार्ट कैसे किया, हमने r रेडियस के स्फीयर के साथ स्टार्ट किया, r रेडियस के स्फीयर के साथ स्टार्ट किया और हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो निकल रहे थे बाहर वो q/ε0 के थे। फ्लक्स क्या था, q/ε0, मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितना है, q/ε0। फिर मैंने ध्यान दिया तो मैंने ये देखा कि ये जो आंसर आ रहा है वो तो r के इंडिपेंडेंट है, रेडियस का कोई डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर रेडियस पे नहीं डिपेंड कर रहा इसका मतलब मैं r रेडियस का स्फीयर लूं, r/2 रेडियस का स्फीयर लूं या 2r का स्फीयर लूं, सारे ही स्फीयर से जो फ्लक्स लिंक होगा वो q/ε0 होगा क्या। इसी को अगर मैं एक और एडवांस लेवल पे ले जाऊं तो मैं ये बोल सकता हूं कि किसी भी शेप का क्लोज्ड डायग्राम के अंदर अगर q अमाउंट का फील्ड रखा हुआ है, किसी भी शेप के डायग्राम के अंदर अगर q अमाउंट का टेस्ट चार्ज रखा हुआ है और कोई आपसे पूछे कि वो जो आर्बिट्रेरी शेप का एरिया है उसमें से कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो आपका सीधा सा आंसर क्या होगा, q/ε0 आपका आंसर होगा। ये पॉइंट 1 समझ में आया क्या। अभी मैंने गॉसेस थ्योरम तुमको नहीं डिराइव कराया है, मैं आपको क्या कर रहा हूं, जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ा था ना उससे लिंक कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमने क्या बोला कि कोई भी आर्बिट्रेरी शेप का आप क्लोज एरिया ले लो, उसके सेंटर पे या उसके बीच में कहीं पर भी आप क्या कर दो, एक टेस्ट चार्ज q का प्लेस कर दो, तो उसके सरफेसेस में से जो फ्लक्स लिंक होगा या कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसके सरफेस को क्रॉस करेंगे उसका वैल्यू क्या होगा, q/ε0 होगा। ये बात समझ में आया क्या। इतना पहले नोट करते हैं फिर आगे इसमें और देखते हैं। अभी तक क्या देखिए हमने कि कोई भी आर्बिट्रेरी शेप का अगर ऐसा एक क्लोज डायग्राम है और कहीं पर यहाँ पर कहीं पर भी तुमने क्या कर दिया, अगर एक टेस्ट चार्ज लाके रख दिया है तो इसमें से जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना हो जाएगा, q/ε0 होगा। ये डायग्राम आपको याद रखना है, ठीक है। मान लो ऐसा बोलते हैं कि ऐसा एक स्फीयर है और स्फीयर के बाहर में एक q अमाउंट का चार्ज मैंने रखा है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि एक स्फीयर है, कोई भी रेडियस का होगा, r रेडियस का है, मान लो एक स्फीयर है r रेडियस का और स्फीयर के सरफेस से बाहर मैंने क्या रखा है, एक q अमाउंट का चार्ज रखा है। अब मुझसे ये बोला गया है कि इस q के कारण इसमें कितना फ्लक्स लिंक होगा ये बताओ। देखते हैं भाई कितना फ्लक्स लिंक होगा। अब फ्लक्स लिंक होने के लिए या फ्लक्स लिंक जाने के लिए क्या करते हैं, पी लाइन दिखाते हैं। पी लाइन क्या करेंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे बाहर चले जाएंगे, एंटर करेंगे इस तरह से बाहर निकल जाएंगे, ऐसे एंटर करेंगे, ऐसे बाहर निकल जाएंगे।
और बहुत सारे फील्ड लाइंस होंगे, मैं सारे नहीं बना रहा। अब ध्यान से देखो, जितना फील्ड लाइंस, अब ये कैसा डायग्राम है, ये क्लोज एरिया है। मैंने कल तुमको या इससे पहले वाले लेक्चर में ओपन एरिया और क्लोज एरिया का कांसेप्ट बताया था। अगर ओपन एरिया में फ्लक्स कैलकुलेट करना होता है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो उसको क्रॉस करने वाले हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो उसको क्रॉस करेंगे ओपन एरिया को, उसको हमने क्या बताया था, उसको हमने बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन क्लोज एरिया अगर होता है तो क्लोज एरिया में क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटर किए और उसमें से कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बाहर निकल गए। अब फील्ड लाइंस एंटर करना माइनस फील्ड लाइन बाहर जाना, इसका जो डिफरेंस होता है वही फ्लक्स लिंक होता है क्या। अब अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो एंटर कर रहे हैं और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो बाहर जा रहे हैं वो अगर सेम हो गया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो एंटर करने वाले हैं और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो बाहर जाने वाले हैं, अगर दोनों का वैल्यू सेम हो जाए तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि फ्लक्स थ्रू दैट क्लोज सरफेस जो होगा वो जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो डायग्राम है यहाँ पर, इसमें अगर आप देखोगे तो जितना फील्ड लाइंस एंटर कर रहा है उतना ही बाहर भी निकल रहा है। तो जितना फील्ड लाइंस एंटर कर रहा है क्लोज एरिया के अंदर उतना ही अगर बाहर जा रहा है, तो फ्लक्स बिकॉज ऑफ दिस क्यू चार्ज, ये जो आउटसाइड वाला चार्ज है उसके कारण इस स्फेरिकल एरिया में, ये जो स्फेरिकल एरिया था उसमें से जो फ्लक्स लिंक होता है वो जीरो हो जाता है क्या। आप इसको और लॉजिकली देख सकते हो, और लॉजिकली क्या देख सकते हैं, जैसे यहां पर देखो इस वाले पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है और एरिया वेक्टर इस तरफ होगा क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा और ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है। इस वाले पॉइंट पर अगर देखा जाए तो इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और एरिया वेक्टर कुछ ऐसा होगा क्या। अब ध्यान से अगर देखोगे ना, देखो यहां पर नेगेटिव आ जाएगा, यहां पे जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स यहां पर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में जो एंगल है वो 190 से ज्यादा है क्या। अगर 90 से ज्यादा चले जाते हैं तो cos का वैल्यू 90 से ज्यादा में क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे फ्लक्स नेगेटिव होगा और यहाँ पर फ्लक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। मतलब जब आप यहाँ पर फ्लक्स कैलकुलेट करोगे तो वैल्यूज नेगेटिव आएंगे और जब आप यहाँ पर फ्लक्स कैलकुलेट करोगे तो वैल्यूज क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। नेट फ्लक्स जब तुम ऐड कर दोगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या। तो हमें याद क्या रखना है, दो पॉइंट्स अब याद रखेंगे यहाँ पे। पहला पॉइंट तो ये याद रखेंगे कि अगर, पहला पॉइंट अपने को याद क्या रखना है कि अगर मेरे पास जो एरिया है, ठीक है, अगर क्लोज एरिया है और क्लोज एरिया के अंदर में चार्ज रखा है तो फ्लक्स कितना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट का है। लेकिन अगर क्लोज एरिया के बाहर में चार्ज रखा हुआ है तो फ्लक्स कितना होगा, जीरो। अगर क्लोज एरिया के बाहर में कोई चार्ज रखा है तो फ्लक्स कितना होगा, जीरो। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात है, इस वाले पॉइंट पे फील्ड जीरो है क्या, ये वाला पॉइंट जहाँ पे एंटर कर रहा है, नहीं, फील्ड जीरो नहीं है। इस वाले पॉइंट पे फील्ड जीरो है क्या, नहीं, यहाँ पे फील्ड जीरो नहीं है। लेकिन फ्लक्स क्या है, फ्लक्स जीरो है। बात समझ में आ रहा है क्या। अभी आगे देखते हैं क्यों ऐसा बता रहे हैं, वो समझ में आएगा बिल्कुल। अब क्या करेंगे ना, गॉसेस थ्योरम डिराइव करेंगे। जो अभी दो कांसेप्ट हमने सीखा है उनको यूज करके हमें क्या करना है, गॉसेस थ्योरम को डिराइव करना है। तो वापस से एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। एक बार ये व्हाइट बोर्ड रब हो जाए बस। देखो ये एक सर्कुलर आया था कि शायद सितंबर से वो बोल रहे हैं कि क्लास चालू करेंगे। अब ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से आया है और वो भी शायद सिर्फ कुछ स्टेट्स के लिए, अपने स्टेट की तो शायद नहीं है, क्योंकि तुम्हें शायद जान के खुशी होगी कि इन टोटल महाराष्ट्र वी हैव क्रॉस्ड 5 लाख नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स, ठीक है। तो हमारे पास अभी महाराष्ट्र में 5 लाख कोविड पेशेंट्स हैं। मतलब कुछ लोग रिकवर भी हो चुके हैं, लेकिन वी हैव क्रॉस्ड 5 लाख मार्क। तो मुझे तो नहीं लगता कि हमारे स्टेट में कभी ऐसा हो पाएगा सितंबर तक। मे बी अगर बाकी स्टेट्स में सितंबर में अगर हो रहा है चालू, और कल के दिन का न्यूज़ है कि ऑल ओवर इंडिया 64,000 नए केसेस आए थे भाई। तो मुझे तो नहीं लगता कि अगर गवर्नमेंट सोचेगी चालू करने का, और अगर गवर्नमेंट सोचती भी है चालू करने का तो पेरेंट्स अभी शायद नहीं भेज पाएंगे अपने स्टूडेंट्स को, मतलब अपने बच्चों को नहीं भेज पाएंगे, डर होता है सबको। तो देखते हैं, मुझे तो लग रहा है कि ये साल ऐसे ही निपट जाएगा। जब तक वैक्सीन नहीं आने वाला तब तक ये ऐसे ही चलेगा। एक बार शायद वैक्सीन आ जाए ना, एक बार वैक्सीन आ जाए तो फिर लोगों को तसल्ली हो जाएगी कि हाँ चलो अब अगर हो भी गया तो वैक्सीन तो है, वैक्सीन खा लेंगे ठीक हो जाएंगे। तो अभी ये मत सोचना कि भाई
क्लासेस सितंबर में खुल जाएंगी क्या? फिर से मेरे को कुछ सर्कुलर वगैरह आता है टीवी न्यूज़ में, वो देखते हैं और फिर मेरे से पूछना स्टार्ट कर देते हैं। अरे भाई मैं डिस्ट्राइड नहीं करता भाई साहब, यहाँ पे बैठे हैं कुछ लोग, तो उनसे फोन करके पूछो, उनसे व्हाट्सएप करके पूछो, मैसेज करके पूछो, तो मेरे से पूछते हो भाई, तुम्हें जितना पता होता है शायद उससे भी कम मेरे को पता होता है। मेरे को कोई मैसेज करके बोलता है तब मैं देखता हूँ अच्छा कुछ ऐसा आया है क्या, तो कल मेरे को जैसे किसी ने मैसेज करके बोला तो फिर मैंने देखा कि हाँ भाई ऐसा कुछ तो आया है, तो फिर मैंने देखा। क्या बता रहे थे? अब गॉसेस थ्योरम का हम क्या करने वाले हैं? डेरिवेशन करने वाले हैं एक तरह से, ठीक है। डेरिवेशन कोई काम का नहीं है, बस ये डेरिवेशन जो होगा वो फील किया होगा, वो तुमको चीजों को क्या करेगा? क्लियर कराएगा, इसलिए डेरिवेशन बता रहे हैं। डेरिवेशन कोई काम का नहीं है, तुमको अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट याद रखना है। मान लो एक ऐसा आर्बिट्ररी शेप का एरिया है, ठीक है, एक आर्बिट्ररी शेप का क्लोज्ड एरिया है। क्लोज्ड एरिया मतलब 3 डायमेंशन में होगा ही, ठीक है। ये मेरे पास क्या है? क्लोज्ड एरिया है आर्बिट्ररी शेप का। अंदर में चार्ज रख दिया Q1 और Q2, अंदर में चार्ज रख दिया Q1 और Q2 और बाहर में चार्ज रख दो Q3, ठीक है। अंदर में Q1 Q2 का चार्ज है और बाहर में चार्ज क्या रख दिया? Q3। अभी ध्यान से देखना, इस Q1 के कारण अगर मुझे इस एरिया में, ये जो क्लोज एरिया है, इस Q1 चार्ज के कारण अगर क्लोज एरिया में फ्लक्स लिखना होता तो ऐसा लिखते क्या? हम दो तरीका जानते हैं फ्लक्स लिखने का। एक तरीका क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ फर्स्ट चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ फर्स्ट चार्ज इनटू एरिया वेक्टर E1 वेक्टर डॉट dA वेक्टर। इसका अगर मैं पूरे क्लोज लिमिट में, अब पूरा क्लोज एरिया में जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो पूरे क्लोज एरिया में इंटीग्रेट करने का मतलब होता है यहाँ पे ऐसे जीरो लगा देना। इसका मतलब होता है कि पूरे तुमने क्या कर दिया? पूरे क्लोज एरिया में उसको इंटीग्रेट कर दिया है। अभी इतना नहीं समझ में आएगा, बस इतना समझ लो कि हमें क्या करना है, हर एक एरिया इसका कंसीडर करना है। हर एक एरिया के लिए हम क्या करने वाले? नेट फ्लक्स लिखने वाले हैं। अब पूरा टोटल एरिया में वो इंटीग्रेशन हो रहा है, इसमें हम क्या करते हैं? वो साइन लगा देते हैं जीरो का। तुम अगर नहीं भी लगाओगे तो इतना तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तुम चाहो तो लगा सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं लगा सकते। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज एरिया ऑफ इवेंट डॉट dA, सर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इवेंट डॉट dA, ठीक है। अब अगर मैं Q1 चार्ज के कारण इस एरिया में से फ्लक्स लिखो, एक तरीका लिखने का वो हो सकता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इनटू dA वेक्टर। अब ये dA वेक्टर कहां लिया सर आपने? तो मान लो यहां कहीं पे मैं ले लेता हूं छोटा सा एरिया dA। अब क्या करेंगे? पहले इसके कारण, यहां पे जो फील्ड है उसके कारण कैलकुलेट करेंगे, फिर प्रॉपर लिमिट्स में जब इंटीग्रेट करते हैं तो इसके कारण फ्लक्स मिल जाएगा क्या? तो E1 dA वेक्टर को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सर मेरे को नहीं समझ में आया। जो तरीका 1 था, मतलब जो एग्जांपल 1 था डेरिवेशन में, अभी जो गॉसेस थ्योरम स्टार्ट किया था मैंने, तो उसमें इस तरह से डिराइव किया था ना। अगर एक Q1 चार्ज रखा हुआ है एक क्लोज एरिया के अंदर में, तो उसमें से लिंक होने वाला जो फ्लक्स होगा उसको मैं दो तरह से लिख सकता हूं। एक तरीका तो E डॉट dA का इंटीग्रेशन होगा जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर से पढ़ा था। दूसरा एक नया तरीका मैंने देखा था Q1 अपॉन एप्सिलॉन, ऐसा कुछ देखा था क्या? मान लो मुझे Q2 चार्ज के कारण क्या करना है, वो जो एरिया मैंने dA कंसीडर किया है उस एरिया पर अगर मुझे फ्लक्स लिखना होता तो E2 dA लिख देते, और जब इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन करने का मतलब पूरे क्लोज एरिया का मैंने फ्लक्स लिख दिया गया, तो E2 dA वेक्टर इक्वल्स टू, एक तो फ्लक्स लिखने का ये तरीका, दूसरा क्या हो जाएगा? Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। हाँ या ना लिख सकते हैं ना ऐसा? अच्छा, मान लो Q3 के कारण मुझे फ्लक्स लिखना है। अब Q3 के कारण अगर मुझे फ्लक्स लिखना होगा तो एक तरीका तो ये वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड dA। अब यहां पर देखो, इस Q3 चार्ज के कारण इस dA पे फील्ड जीरो है क्या? ये Q3 चार्ज के कारण यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है क्या? नहीं। तो E3 डॉट dA जीरो हो सकता है, सिर्फ E3 जीरो है क्या? सर ये नहीं समझ में आ रहा है। ध्यान से देखो, मैंने क्या किया है, Q1 के कारण पहले इसमें फ्लक्स कैलकुलेट किया और उसको प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेट कर दिया, क्लोज सरफेस में इंटीग्रेट कर दिया, तो Q1 के कारण जो फ्लक्स लिंक होगा पूरे एरिया से वो मिल जाना E1 डॉट dA इक्वल्स टू Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर उसी तरह Q2 के कारण लिखा, Q2 के कारण क्या हो जाएगा? E2 dA इक्वल्स टू Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब Q3 के कारण अगर मैं लिखूं तो Q3 के कारण इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है क्या? नहीं। Q3 एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से कुछ सेपरेशन पे फील्ड जीरो तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ रहेगा वैल्यू। E3 का वैल्यू जीरो नहीं है, लेकिन E3 डॉट dA का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब E3 डॉट dA का वैल्यू क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि हमने क्या देखा,
जितने फ्री लाइन यहां से निकलेंगे, जितने फ्री लाइन यहां से निकलेंगे, जितना फ्री लाइन इसको क्रॉस करेगा उतना इसमें से बाहर निकलने वाला है क्या, मतलब जितना अंदर गया उतना बाहर निकलेगा, जितना अंदर गया उतना बाहर निकला, जितना अंदर गया उतना बाहर गया, मतलब E3.dA, E3.dA का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा क्या? सिर्फ E3 0 है क्या? नहीं। सिर्फ DA 0 है क्या? नहीं। लेकिन तुम E3.dA का जब इंटीग्रेशन कर दोगे ना, क्यों इंटीग्रेशन करने बोल रहे हैं? यहाँ पर फ्लक्स पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे फ्लक्स नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, जब सबको आप सम कर दोगे तो E3 वेक्टर डॉट DA वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 मिल जाएगा क्या? ये मैंने एग्जांपल तुम्हें बताया भी था तुमको कि अगर एक क्लोज्ड एरिया के बाहर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उस बाहर वाले चार्ज के कारण नेट फ्लक्स जो एरिया से लिंक होगा वो 0 हो जाएगा। तो E3 वेक्टर डॉट DA वेक्टर इसको क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं, इसके कारण कोई फ्लक्स बनने नहीं वाला। अब अगर मैं मान लो ऐसे ऐसे और भी चार्जेस होते, अब अगर ऐसे ऐसे और भी चार्जेस होते, सबको मैं सम कर दूं, अगर इस पूरे इक्वेशंस को अगर मैं सम कर दूं तो मैंने क्या लिखा? E1 E2 E3, यहां पर Q1 के कारण P था E1, Q2 के कारण है P D2 और Q3 के कारण है P D3। अगर मैं सबको सम कर दूं तो वो क्या हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर उस दिए एरिया में वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा डॉट DA इक्वल्स टू, यहां पर क्या आ जाएगा? मेरे पास ऐसा आ रहा है Q1 plus Q2 divided by epsilon naught। अगर मैं इस दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो मेरे पास ऐसा कुछ आ रहा है, इंटीग्रेशन में के अंदर E0.dA equals to Q1 plus Q2 upon epsilon। ये Q1 plus Q2 क्या है? जो भी मैंने क्लोज एरिया लिया है उसके अंदर का चार्ज क्या है? बाहर के चार्ज के कारण यहाँ पे कोई टर्म तो आया नहीं, इसका मतलब मैं इस वाले टर्म को ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, इंटीग्रेशन ऑफ E net dot DA equals to Q enclosed upon epsilon naught, ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? ये जो स्टेटमेंट है ना, इंटीग्रेशन ऑफ E net dot DA, ये मेरे पास क्या हो गया? फ्लक्स हो गया। फ्लक्स को Q enclosed upon epsilon naught से भी फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? इसी स्टेटमेंट को क्या करते हैं? इसी स्टेटमेंट को बोलते हैं गॉसेस थ्योरम। ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, इसी स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? गॉसेस थ्योरम। और तुम याद रख लो ये थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैट जो चैप्टर है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भर भर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तुम कोई भी एग्जाम दो, किसी भी लेवल का एग्जाम दो, तुमको इलेक्ट्रोस्टैट से क्वेश्चन मिलेंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैट के हर एक टॉपिक से तुमको क्वेश्चन मिलेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक तरह से मैंने डेरिवेशन कराया। सर ये डेरिवेशन क्यों कराया? जब इतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो आपने डेरिवेशन क्यों कराया? कुछ बातें समझाने के लिए। कुछ बातें यहाँ पर ऐसी हैं जो समझ में आ जाए तो जीवन आसान हो जाए, जीवन आसान हो जाए, मतलब मुक्ति मिल जाए तुमको, अगर ये फॉर्मूला तुमको ढंग से समझ में आ गया। फॉर्मूला ये तो सब लिख लेते हैं, E0dA equals to Q1 upon epsilon naught, लेकिन जो बेसिक बातें हैं ना यहाँ पर वही भूल जाते हैं, वही उनको याद नहीं रहता। तो तुम्हारे मन की शांति के लिए, तुम्हारे आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर क्या है, ये फॉर्मूला से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मूला के छुपे हुए राज। अब वो छुपे हुए राज क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले ये जो मैंने E net लिखा है, एकदम ध्यान से सोचना, ये जो मैंने E net लिखा है यहाँ पर, ये जो E net है वो किसके कारण है? अंदर वाले चार्जेस के कारण है, बाहर वाले चार्जेस के कारण है, या जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है सबके कारण? तो इसका आंसर होता है जितने भी चार्जेस सिस्टम में प्रेजेंट है सबके कारण। यहाँ पर जो E net हमने लिखा ना, यहाँ पे जो E net लिखा है, where E net is the field, where E net is the field, yeah, where E net is the electric field, because of all the charge, because of all the charges present, जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है सबके कारण यहाँ पर E0 आया है। सिर्फ Q1 के कारण नहीं आया, सिर्फ Q2 के कारण नहीं आया, सिर्फ Q3 के कारण नहीं आया। ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये जो E net मैंने लिखा है वो सिर्फ इनक्लोज चार्जेस के कारण है, नहीं। सिस्टम में जितने भी चार्जेस हैं, गॉसियन इस क्लोज सरफेस के अंदर या क्लोज सरफेस के बाहर, सिस्टम में जितने भी चार्जेस हैं इन सबके कारण यहाँ पर जो फील्ड है उसको मैंने लिखा है E net। लेकिन यहाँ पे जो मैंने Qn लिखा है, Qn का मतलब क्या है? Qn का मतलब होता है सिर्फ इनक्लोज चार्ज या क्लोज्ड एरिया के अंदर, क्लोज्ड एरिया के अंदर के चार्जेस,
ठीक है। तो ये क्लोज एरिया के अंदर की बात है भाई साहब। यहाँ पर इनेट जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, इनेट सबके लिए Q1 Q2 Q3 जितने भी चार्जेस प्रेजेंट होते सबके लिए इनेट लिखेंगे। ये बहुत ही भारी लाइन है, बहुत कम लोगों को पता होगा ये, और इस भारी लाइन को जानने वाले तुम भी हो जाओगे अगर तुम याद रख पाओगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। इनेट का मतलब हो गया जितना भी चार्ज अरेंजमेंट प्रेजेंट है सबके कारण फील्ड इनेट होगा। और Qn का मतलब हो गया अंदर की बात है। अंदर की बात मतलब ये जो मैंने क्लोज सरफेस बनाया है इसके अंदर में जो चार्ज है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, Qn। बात समझ में आया क्या? हाँ या ना? इतना क्या करेंगे, स्क्रीन पॉज करेंगे और नोट करेंगे। अब ये फॉर्मूले कोई क्या करते हैं, ढंग से समझते हैं तभी से ऐसा समझ लेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो हमको प्रॉब्लम ना हो, ऐसा समझ लेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमने क्या लिखा, अब फ्लक्स निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है ई नेट डॉट बी ए वेक्टर का इंटीग्रेशन, और दूसरा तरीका है क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये दो तरीका है हमारे पास। अब इसमें ना कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान से देखना। ये मान लो मेरे पास एक गॉर्डन सरफेस है, क्यू एनक्लोज्ड क्यू आउटसाइड, ठीक है, ऐसा कुछ है। पहला क्वेश्चन, इफ Q enclosed equals to 0, अगर Q enclosed का वैल्यू 0 है, that implies flux through the closed surface, ठीक है, flux through the closed surface 0, true or false? पहला स्टेटमेंट, अगर Qn का वैल्यू 0 है तो क्या flux through closed surface 0 होगा? हाँ या ना? 0 होगा बिल्कुल। फ्लक्स कैलकुलेट करने का तरीका Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। अगर Qn 0 हो गया तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय ई वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, तो ये क्या है, ये बिल्कुल शानदार स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, मतलब ये सही है। नेक्स्ट में पूछेंगे, इफ Q enclosed equals to 0, that implies electric field on any point on the surface, electric field at any point on the surface equals to 0। ऐसा बोल रहे हैं कि अगर Q enclosed 0 है, Q enclosed 0 मतलब अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो किसी भी पॉइंट पर, मान लो इस वाले पॉइंट पर नेट फील्ड 0 है क्या? हाँ या ना? अगर Q enclosed नहीं है तो चलो मान लो Q enclosed नहीं, Q outside तो हो सकता है, Q outside के कारण यहाँ पे फील्ड हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है सर। तो अगर कोई ऐसा बोलता है कि अगर कि Qn का वैल्यू 0 है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस 0 होगा, तो ये स्टेटमेंट कभी ट्रू नहीं है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सर मेरे को नहीं समझ में आई है, ध्यान से देखो। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अगर Q enclosed है, Qn का वैल्यू 0 है, मान लो कोई यहाँ पे Q enclosed नहीं होता तो कहीं पे भी इसमें से कोई फ्लक्स लिंक होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आउटसाइड चार्ज होता भी तो जितना फील्ड लाइन सेंटर करता होता बाहर चला गया होता, इसका मतलब Q आउटसाइड के कारण तो कोई फ्लक्स बनता ही नहीं। तो अगर Q enclosed 0, इसका मतलब फ्लक्स क्या है, 0 है। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है भाई। सेकंड स्टेटमेंट देख रहे हैं कि अगर Q enclosed 0 है, इसका मतलब E on any point of the surface, इलेक्ट्रिक फील्ड on any point of the surface क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड on any point of the surface 0 अगर मुझे चाहिए, मान लो Q enclosed नहीं है, Q आउटसाइड तो हो सकता है ना, आउटसाइड चार्ज के कारण यहाँ पर फील्ड होगा नहीं होगा? हो सकता है सर जी। इसका मतलब सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है क्या? सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है भाई साहब वो तो गलत है। थर्ड, इफ flux through closed surface, if flux through closed surface is 0, that implies Qn equals to 0। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि क्लोज सरफेस है, उसमें से जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो क्या है, 0 है। इसका मतलब Q enclosed 0 होगा क्या? हाँ बिल्कुल। ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट को कंपेयर करो, अगर ये 0 हो गया, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि फ्लक्स मेरे पास क्या है, फ्लक्स मेरे पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है क्या?
अगर फ्लक्स जीरो हो गया तो ये दो ही केस में जीरो हो सकता है, या तो क्यू इनक्लोज जीरो होगा या एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा। अब ये तो कांस्टेंट है भाई साहब, इसका वैल्यू कभी टेंडिंग टू इंफिनिटी हो सकता है क्या? नहीं। तो अगर ये टेंडिंग टू इंफिनिटी नहीं हो सकता, मतलब क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अगर फ्लक्स जीरो है इसका मतलब क्यू इन का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो होगा। अच्छा, अगर ऐसा बोले अगर फ्लक्स जीरो है तो क्यू आउटसाइड जीरो है क्या? मान लो ये स्टेटमेंट लिखा होता तो if flux through closed surface equals to zero, that implies q outside zero। ये वाला स्टेटमेंट, फोर स्टेटमेंट रॉन्ग है या फॉल्स है? अगर एक क्लोज सरफेस से लिंक होता हो फ्लक्स जीरो है, इसका मतलब क्लोज सरफेस के बाहर में कोई टेस्ट चार्ज नहीं हो सकता। गलत है या सही है? तो अगर आप देखोगे तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया है। आउटसाइड चार्ज हो सकता है, ठीक है, अगर मेरे पास फ्लक्स जीरो, देखो अगर आउटसाइड चार्ज होता तब भी इसके कारण क्या होता? फ्लक्स में तो कोई लेना देना होता नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि अगर फ्लक्स जीरो है किसी भी क्लोज एरिया में, इसका मतलब जो आउटसाइड पे रखा हुआ चार्ज है वो क्या होगा? जीरो होगा। हम उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते। और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मान लो ऐसा पूछा जाए कि इस वाले पॉइंट पर नेट फील्ड जीरो हो गया। अगर इस वाले पॉइंट पर नेट फील्ड जीरो हो गया मतलब क्यू इनक्लोज जीरो है क्या? मान लो यहां पर, मान लो ये पॉइंट 1 है, ऐसा बोल रहे हैं कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एट पॉइंट 1 इज जीरो, दैट इंप्लाइज क्यू इनक्लोज इक्वल्स टू जीरो। अगर यहां पर नेट फील्ड जीरो आ गया, नेट फील्ड जीरो कैसे हो सकता है? नेट फील्ड जीरो होने के लिए मान लो मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है और ऐसा ही कुछ मेरे पास माइनस क्यू चार्ज की, ठीक है, या एक आउटसाइड चार्ज यहां पर रखा हुआ है माइनस क्यू चार्ज, नहीं कहां रख देते हैं, कहीं पे भी रखो ना। एक प्लस क्यू चार्ज है और मेरे पास एक माइनस क्यू चार्ज है, मैं यहां पे रखूंगा तो माइनस क्यू में फील्ड इधर, हाँ माइनस क्यू चार्ज यहां पे रखूंगा। अब इसके कारण जितना फील्ड इधर बनेगा, नहीं इसके कारण फील्ड इधर बनेगा, माइनस क्यू का इधर बनेगा। मान लो माइनस क्यू ये प्लस क्यू चार्ज है और कोई और दूसरा चार्ज है, तो इसके कारण यहां पर अगर आप देखोगे, अरे कोई क्यू है और ये कोई क्यू डैश है, नेट फील्ड तो जीरो हो सकता है ना, समेशन अगर मैं करूं तो नेट फील्ड जीरो हो सकता है। तो इस पॉइंट पे अगर मेरे पास नेट फील्ड जीरो आ गया, इसका ये मतलब है कि क्यू इनक्लूज जीरो हो जाएगा? नहीं, यहां पर नेट फील्ड जीरो हुआ है। अगर नेट फील्ड जीरो हुआ इसका ये मतलब कभी नहीं होगा कि क्यू इनक्लूज का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नेट फील्ड क्या था? इसके कारण आउटसाइड चार्जेस के कारण, सबके मिलकर के कारण जो नेट फील्ड होता है वो बनता गया। तो इन सब का समेशन किसी पॉइंट पे जीरो अगर हो जाए, इसका ये मतलब कभी नहीं होगा कि क्यू इनक्लूज का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब ये सब कुछ बातें हैं जो क्वेश्चन के फॉर्म में मिला के बना के आपसे पूछे जाते हैं। अब क्या करेंगे, इसके कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। तो स्क्रीन को पॉज करोगे, लिख लोगे, और अभी क्या करते हैं, कुछ एप्लीकेशन बताते हैं इसके। कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब ये जो बेसिक क्वेश्चन होंगे वो कॉलेज के एग्जाम के लिए भी हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 करता है, मान लो कोई भी, ये तो समझ में आ ही गया होगा, कोई भी आर्बिट्रेरी शेप है और मान लो बोल रहे हैं कि क्यू चार्ज यहाँ पे रख दिया, क्यू चार्ज यहाँ पे रख दिया, और ये पूछा गया है कि इसमें से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है। तो अगर क्यू चार्ज यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्लक्स जो लिंक होगा वो सिंपल कितना हो जाना चाहिए? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस ध्यान रखना है कि वो क्लोज एरिया होना चाहिए। जो गॉसेस थ्योरम है वो क्लोज एरिया के लिए है, याद रखेंगे, नोट करके लिखेंगे, गॉसेस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज एरिया। तो यहाँ पर ये जो क्यू एरिया है, सर ये क्यू चार्ज है, क्लोज एरिया के अंदर रखा हुआ है। अब एरिया का शेप क्या हो, एरिया का वैल्यू क्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लक्स को कितना लिख देंगे? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मान लो ये एग्जांपल 1 था। एग्जांपल 2 कैसा है? एक ऐसा हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर के सेंटर में क्यू चार्ज रखा हुआ है। एक ऐसा हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर के सेंटर में क्यू चार्ज रखा हुआ है, और ये बोल रहे हैं कि ये जो हेमिस्फीयर है ना, इस हेमिस्फीयर से कितना फ्लक्स लिंक होगा ये बताओ। अब बोलेंगे सर ये तो क्वेश्चन ही गलत है, गॉसेस थ्योरम में आप लगा नहीं सकते। गॉसेस थ्योरम तो हम ये जानते हैं कि वो क्लोज एरिया में लगाते हैं, ये तो क्लोज एरिया है नहीं, तो कैसे लगा पाएंगे? तो क्लोज एरिया नहीं है, लेकिन आप चाहो तो क्लोज कर सकते हो। कैसे? इस तरह से आप क्या कर दो, नीचे एक और हेमिस्फीयर बना दो, डॉटेड डॉटेड मैंने दिखाया है, ये वैसे अंडा बन गया है। तो आप चाहो तो क्या करो, नीचे एक और हेमिस्फीयर बना दो। अब यहाँ पर अगर ये पूरा सरफेस होता,
ध्यान से समझना है इसको। अगर ये पूरा क्लोज सरफेस होता तो फ्लक्स लिंक कितना होता? इतना हॉर्न क्यों बजाता है यार, हॉर्न तोड़ो है कि अगर ये पूरा क्लोज सरफेस होता तो फ्लक्स लिंक कितना होता? फ्लक्स लिंक होता Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट का होता क्या? अब ये पूरा अगर होता तो, अगर ये पूरा अगर होता तो इसमें से फ्री लाइंस कितने बाहर निकलते? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर, नंबर ऑफ फ्री लाइंस निकलते। अब मुझे सिर्फ ये जानना है कि ये जो अपर हाफ है, मुझे क्या जानना है? मुझे सिर्फ ये जानना है कि इस अपर हाफ में से कितने फ्री लाइंस क्रॉस किए होंगे। तो पूरे में से अगर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्रॉस करेंगे और ये सिमेट्रिक है, इसके अबाउट सिमेट्रिक होता है क्या? डायमीटर के अबाउट सिमेट्रिक होता, अगर डायमीटर के अबाउट सिमेट्रिक होता है तो पूरे में से अगर Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता तो आधे में Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा क्या? हाँ या ना? इसका इक्वेशन आएंगे भाई, इसका इक्वेशन आपको सॉल्व करना पड़ता है। हम क्या बोल रहे हैं, मुझे गिवन ये था लेकिन मैं इसको सिमेट्रिक में अगर डायग्राम बना दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा? एक स्फीयर बन जाएगा जिसके सेंटर पे Q चार्ज रखा है। अब अगर पूरा स्फीयर से मैं फ्लक्स लिखता तो कितना होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट था। अब मुझे इससे कितना जानना है कि जो ऊपर का हेमिस्फीयर है उसमें से कितने फ्री लाइंस निकल रहे हैं। तो पूरे में अगर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट था तो आधे में से क्या निकलते? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट निकलते। अब इसमें आधा का क्यों डिवाइड कर दिया? क्योंकि ये डायग्राम और ये डायग्राम सिमेट्रिक है क्या? तो एग्जांपल 2 हो जाएगा। इस तरह के एग्जांपल तुम्हारे किसमें आते हैं? एग्जाम में भी आएंगे, कॉलेज के एग्जाम में। मान लो ऐसा है, एक स्क्वायर प्लेट है ऐसा, ना गुस्सा आता है गाड़ी वाले से, गाड़ी तोड़ देगी। ए ए ए ये स्क्वायर प्लेट है, ऐसे बॉटम में ऐसे स्क्वायर प्लेट रखा हुआ है और इसके सेंटर पे, इसका सेंटर कहां पर होगा? a/2 पे होगा क्या? इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा है Q, इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा है Q और आपसे बोला गया है फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस एरिया। ये जो एरिया है यहाँ पर, ये जो एरिया है इस एरिया से कितना फ्लक्स लिंक होगा ये अपने को जानना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे सर? फिर से ये ओपन एरिया है, पहले इसको क्या करेंगे? क्लोज डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं यहाँ पे Q बना सकता हूँ क्या? अगर मैं यहाँ पर एक Q बना सकता हूँ, जैसे मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा ऐसे, इसको ज्वाइन कर दूंगा, इसको ज्वाइन कर दूंगा, इसको ज्वाइन कर दूंगा, इस तरह से ज्वाइन करूंगा ऐसे ऐसे, तो ये Q बन गया क्या? अगर ये Q बन गया तो Q के सेंटर पर Q अमाउंट का चार्ज रखना है। अब यहाँ से अगर a/2 पे है मतलब Q का सेंटर हुआ ना, तो अगर Q के सेंटर से अब इस पूरे डायग्राम से अगर फ्लक्स फाइंड करते, क्या लिख रहे हैं? फ्लक्स थ्रू Q, वो जो मैंने Q बनाया है उससे अगर मुझे फ्लक्स लिखना होता तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट का लिखते क्या? अब चार्ज अगर Q के सेंटर पे रखा हुआ है, इसका मतलब जितने भी फेसेस हैं, Q के जितने भी फेसेस हैं सबसे वो सिमेट्रिक है क्या? Q का ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला फेस, आगे फेस, पीछे फेस, ऊपर फेस, जितना भी फेस होगा सबसे वो सिमेट्रिकली रखा हुआ है। अगर सबसे सिमेट्रिकली रखा हुआ है इसका मतलब फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द फेस, फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द फेस जो होगा वो Q डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा क्या? 6 क्यों आ गया सर? अगर टोटल क्यूब से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट था तो एक फेस को कितना मिलेगा? एक फेस को Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट मिलेगा क्या? अब 6 मैंने कहां से लिखा? तो 6 मैंने लिखा उसकी सिमेट्री को देख के। फिर से क्या करेंगे? स्क्रीन पॉज करेंगे और नोट करेंगे। एक और क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पे, फिर एप्लीकेशन पे नेक्स्ट वाली क्लास में देखेंगे। एक और क्वेश्चन कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन होता है, पहली बार अगर ये क्वेश्चन देखते हैं तो थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हमारे बुक में मिल जाएगा। क्या बोल रहा है, क्या बोलते हैं सब तो एनीवे बनता है, मालूम है ना क्या बोल रहे हैं? नहीं पता, क्वेश्चन बोल रहे हैं ऐसा, एक तो क्यूब है इस तरह से और क्यूब जो है वो a लेंथ का है, और क्या किया ना हमने, यहां पर इसके एक कॉर्नर पर Q अमाउंट का चार्ज रखा हुआ है, क्यूब के एक कॉर्नर पर Q अमाउंट का चार्ज रखा हुआ है, और हमसे ये बोला गया है ये जो नीचे वाला फेस है, ये जो नीचे वाला फेस है, ठीक है, इसमें से कितना फ्लक्स लिंक होगा। अरे एक और चीज याद रखना, जैसे मान लो अगर तुमसे इस वाले फेस से, मान लो मैं ग्रीन से शेड कर दूं, इस वाले फेस से अगर ये ग्रीन वाले से या ये ऊपर में जो है इनसे, या इस जो आगे में एरिया बनता है
कौन कौन से एरिया बोल रहा हूँ, जिसने जिसने इसको इंक्लोज किया होगा। जैसे यहाँ पर मान लो मैं बोलूँ कि रूम का कॉर्नर, अपने रूम का कॉर्नर देखना, अपने रूम का कॉर्नर देखना, तो कॉर्नर अब ये क्या होंगे, तीन प्लेन मिलके एक कॉर्नर बना रहे होंगे क्या, देखो तीन साइड होंगे जहां पे मिलके एक कॉर्नर बन रहा होगा, 1 2 3, तीन साइड्स होंगे ना। अब अगर तुमने एक कॉर्नर पे चार्ज रखा तो कॉर्नर से जो फ्री लाइंस दिखेंगी, जैसे यहाँ पर इसमें जो फ्री लाइंस दिखेंगे वो ऐसे ऐसे चले जाएंगे क्या, तो ये जो ऊपर का एरिया है इसमें से फ्लक्स कितना लिंक हुआ, 0 लिंक हुआ क्या, कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा। तो ये भी क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैंने तुमको कराया है शायद। उसी तरह ये वाला जो एरिया होता है, ऐसे अंदर वाला एरिया, इसमें से फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा, और ये जो बाहर वाला एरिया है इसमें से भी फ्लक्स क्या होगा, 0 हो जाता है। बात समझ में आया, तो वो भी पूछा जा सकता है। अभी वो नहीं पूछा गया, ये पूछ रहे हैं कि जो बॉटम वाला एरिया है जिसको मैंने ब्लू से शेड किया है, जिसको मैंने ब्लू से शेड किया है, इसमें से कितना फ्लक्स लिंक होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक शानदार तरीका है। क्लोज डायग्राम दिख रहा है क्या, नहीं सर क्लोज तो नहीं है, चार तो बाहर है, आधा आधा अंदर है, आधा बाहर है, तो पहले तो एक क्लोज डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब क्लोज डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो क्लोज डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्यूब कंप्लीट करते हैं। ध्यान से देखना कि मैं कैसे क्यूब कंप्लीट कर रहा हूं, ये डायग्राम कलर अच्छा है। इस तरह से मैंने क्या किया, इसका बॉटम बना दिया, ये हो गया, यहाँ पे आएगा ये, यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा। पता चल रहा है क्या, मैंने क्या कर दिया, एक क्यूब कंप्लीट कर दिया। अब ये जो क्यूब मैंने बनाया है ना, ये जो क्यूब मैंने बनाया है, इसका ये जो लेंथ है यहां से यहां तक का, वो 2 टाइम्स ऑफ ए का है। यहां से यहां का जो लेंथ है वो 2 टाइम्स ऑफ ए का है। अब ऐसा करने से क्या होगा, ध्यान से देखना, अगर ये 2a का है, ठीक है, अगर ये 2a तो ये a हो गया, ठीक है। अगर ये यहां से यहां 2a का है तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां का जो लेंथ है वो a हो गया। इसका मतलब ये जो मैंने 2a का क्यूब मैंने जो बाहर बनाया है, ये जो क्यू चार्ज है वो उसके सेंटर पे रखा है क्या। अब लॉजिकली सोचो ना, देखो ये क्यूब, इसके ऊपर एक और क्यूब, फिर यहां पर एक और क्यूब, फिर यहां पर एक और क्यूब, फिर वैसे ही 4 क्यूब सामने भी होंगे क्या। अगर आप डायग्राम सोचोगे तो देखो डायग्राम कुछ ऐसा है, डायग्राम नहीं इमेजिन करना है, ऐसे एक बार डायग्राम इमेजिन करना सीख जाओगे तो आंसर आ जाएगा। क्यूब दिख रहा है क्या, नहीं क्यूब नहीं दिख रहा, क्या दिख जाएगा यार, आपको दिक्कत नहीं, तुम लोग देख लो, समझदार बच्चे हो। यहाँ पर रखा हुआ है क्या, मैं क्या करूंगा, ऐसा एक क्यूब और बना दिया मैंने ऐसा, यहाँ पर इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर एक और क्यूब बना सकते हैं। इस तरह से एक और क्यूब बना देंगे, फिर क्या करेंगे, इस तरह से इसके ऊपर क्या कर देंगे, एक और क्यूब रख देंगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक क्यूब को मैंने क्या कर दिया, 4 क्यूब में बना दिया ऐसे, और वैसे ही वैसे 4 क्यूब एक सामने एक सामने एक सामने एक सामने, तो टोटल 8 क्यूब से ये क्या हो जाएगा, पूरा सिमेट्रिकली कवर हो जाएगा। अगर टोटल 8 क्यूब यहाँ पे बना सकते हैं, और हर एक यहाँ पे जो क्यूब फाइनली बन के आएगा, इसका अगर ये यहाँ से यहाँ का अगर लेंथ a है तो ये जो लेंथ होगा वो 2a का हो गया। इसका मतलब ये जो क्यू चार्ज है वो 2q साइड के क्यूब के सेंटर पे रखा है। तो ये जो ग्रीन वाला 2q साइड है ये आपको बनाना पड़ेगा खुद से, ठीक है, ये बनाना, और ये बनाओगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, आंसर कैसे लिखेंगे, बुक्स में सीधा आंसर लिखे रहते हैं, ध्यान से आपको देखना है कि आंसर में कैसे लिखूंगा। मैं अगर वो ग्रीन वाले क्यूब के लिए बात करूं, फ्लक्स थ्रू ग्रीन क्यूब, वो जो मैंने ग्रीन से बनाया है उसमें फ्लक्स क्या हो जाएगा, सेंटर पे रखा है तो q अपॉन एप्सिलॉन, क्लोज डायग्राम में q अपॉन एप्सिलॉन लिख सकते हैं। अब अगर सेंटर पर रखा है q अपॉन एप्सिलॉन हो गया, तो इस वाले फेस से ये जो फेस है इसको मैं थोड़ा रेड से शेड कर दे रहा हूं, ये वाला जो फेस है जिसमें ये ब्लू वाला फेस भी आ जाएगा, मतलब जिसमें जो मुझे फाइंड आउट करना है, तो फ्लक्स थ्रू रेड फेस अगर लिखा जाए, फ्लक्स थ्रू रेड फेस
रेड फेस अगर पूरे क्यूब से इतना था तो एक फेस से कितना होता, q/6 एप्सिलॉन नॉट का होता क्या, एक फेस से 6/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब उस एक फेस का भी मुझे 1/4 पार्ट चाहिए क्या, ये जो एक फेस है वो भी 4 हिस्सों में बट रहा है ना, और मेरा जो रिक्वायर्ड है आंसर वो एक फेस का भी 1/4 है क्या, तो हम क्या लिखेंगे, फ्लक्स रिक्वायर्ड, जो फ्लक्स रिक्वायर्ड है वो q/24 एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से लिखेंगे क्या। सर मेरे को नहीं समझ आया, फिर से देखो ध्यान से। सबसे पहला बात, जो भी गॉसेस थ्योरम है वो हम क्या करते हैं, क्लोज डायग्राम पे अप्लाई करते हैं। अब क्वेश्चन में तुमसे कभी-कभी ऐसा पूछा जाएगा कि क्लोज डायग्राम नहीं रहेगा, फिर भी तुमको बोला जाएगा भाई फ्लक्स फाइंड करके बताओ, तो कैसे बताओगे, तो दिमाग लगाएंगे, सिमेट्री बनाने की कोशिश करेंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन जब तक तुमने पहले नहीं देखा होगा, पहले सॉल्व नहीं किया होगा, नहीं आने वाले एग्जाम में सोचना इतना आसान काम नहीं होगा वहां पर, तो आपको पहले से इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है। अब मैंने क्या किया, ये जो क्यूब था इसके सामने एक और क्यूब रखा, ऊपर रखा, इधर रखा, इधर रखा, टोटल 8 क्यूब्स मैंने जब इसके आइडेंटिकल बना दिए तो वो 8 क्यूब का ये सेंटर हो जाएगा क्या, वो जो 8 क्यूब्स यहां पे अरेंज होते हैं उसका ये सेंटर हो जाता है। अब ये जो 8 क्यूब बने थे छोटे छोटे, उन सबको मिला के एक बड़ा सा क्यूब बन गया, वो बिल्डिंग का ब्लॉक होता है ना। अब वो जो 8 क्यूब है, 8 क्यूब को मिला के एक बड़ा सा क्यूब बन गया। अब वो जो बड़ा सा क्यूब बना है उस बड़े से क्यूब का साइड कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा क्या, तो ये मैंने ग्रीन लाइन लिख दिया, तो फ्लक्स थ्रू ग्रीन क्यूब, फ्लक्स थ्रू ग्रीन क्यूब, ये जो ग्रीन वाला क्यूब है इसमें से अगर मुझे फ्लक्स ढूंढना होता तो क्लोज डायग्राम में फ्लक्स कितना, q/एप्सिलॉन होता। अब यहां पर क्या हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू रेड फेस। अब मैंने क्या किया, इस ग्रीन क्यूब के सिर्फ एक फेस का फ्लक्स कैलकुलेट किया, एक फेस का फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो q/6 एप्सिलॉन आ जाएगा। अब एक फेस का जो फ्लक्स मिला है उसका भी मुझे 1/4 पार्ट चाहिए क्या, क्योंकि मेरा रिक्वायर्ड आंसर तो सिर्फ उसका 1/4 है, तो जो भी एक फेस में है तो उसका 1/4 कर दिया तो आंसर कितना आ जाएगा, q/24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अभी छोटी छोटी बातें ऐसे याद रखना, जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में ऐसा बोलते हैं कि अभी ऐसा क्वेश्चन किया था, सेंटर पे चार्ज रखा था, मान लो क्लोज होके यहां पे रखा हो, इसके बाद फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसमें ये पूरा क्लोज डायग्राम हो गया तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, qn/एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर ऐसे ही डायग्राम होता और ये चार्ज बाहर रखा होता, उसके कारण आंसर क्या होता, 0। बात समझ में आया है क्या। तो इस तरह से क्या करेंगे, फ्लक्स के कैलकुलेशन करेंगे। अभी कुछ और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, अच्छे क्वेश्चंस होंगे, कुछ लोगों ने मुझसे पहले ही पूछ रखा है, मतलब उन्होंने अपना प्रैक्टिस किया होगा तो उनको मिल रहे होंगे क्वेश्चन। तो अभी इतना रहने देते हैं आज के लेक्चर में, कल इस पे और ज्यादा एप्लीकेशन करेंगे, इसमें कुछ डेरिवेशंस करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं इसमें फ्लक्स में, जहां पे थोड़ा दिमाग लगता है वो भी हम सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो आज के इतना ही रहने देते हैं।